हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th। ठीक है, और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 6 ऑन वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संसाधन के ऊपर। पिछले पार्ट तक हमने बात की है लैंड रिसोर्सेज के बारे में, हम लोगों ने बात की है, तो वो चैप्टर वहां पर कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, वाटर रिसोर्सेज को लेकर क्या बातें की गई हैं। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कम से कम 10 लोगों तक। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह है जो वो मिस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि हमारे इस मिशन में आप लोग साथ दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक CR क्विज का कंसेप्ट, दैट इज चैप्टर रिविजन क्विज, जो आप लोगों को पता होगा, जिसने अगर हमारा भी परसों वाला संडे वाला जो लाइव सेशन था वो अटेंड किया, तो वहां पर हमने बात की थी, आपको बताया था किस तरीके से हम इस कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं कि हर चैप्टर के लिए आप लोगों को जो है वो रिवीजन क्विजेज मिलेंगे। तो धीमे धीमे वो चीज़ें जो है, जो पॉलिटिक्स हमने स्टार्ट की है, वो धीमे धीमे और कोर्सेज में भी आती जाएंगी, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास मैन पावर की रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा चीज़ों को उतनी जल्दी आप लोगों के लिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इस मिशन में आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा रखते हैं, आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दें। स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, UPI ID नीचे दी गई है, okul@axis बैंक। बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के इच्छुक है, तो उनके लिए भी जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो जितना भी आप लोगों की इच्छा है, जितना भी आप लोगों को सुविधा होती है, प्लीज़ इस मिशन में हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना साथ आप लोग देंगे उतना ही फायदा जो है वो इसका आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, आज हमें बात करनी है वाटर रिसोर्सेज को लेकर। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि डू यू थिंक दैट व्हाट एग्जिस्ट टुडे विल कंटिन्यू टू बी सो और द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट्स। ठीक है, तो बड़ा जनरल सवाल है, यह पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो चीज जिस तरीके से आज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्या वो आगे भी ऐसी रहेगी, या फिर जो फ्यूचर है वो कुछ आज के अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो कुछ बदला हुआ लगेगा। इट कैन बी सेड with some certainty that the societies will witness demographic transition। demographic transition यहां पर होगा, जोग्राफिकल शिफ्ट होगा पॉपुलेशन का। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जैसे पॉपुलेशन में जो चेंज वगैरह आता है वो, ठीक है, डेमोग्राफी के बारे में हम लोग अपने जो पॉपुलेशन का चैप्टर था वहां पर पढ़ चुके हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जैसे हमने स्टेजेस की बात की थी, स्टेज 1 स्टेज 2, तो वो चीज़ है। इसके बाद ज्योग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट करेंगे। कहीं पर डेंसिटी जो आज की डेट में, जिस एरिया की, जिस रीजन की, जिस स्टेट की डेंसिटी आज की डेट में ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट ज़रूर होगा। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड वाटर स्कैरसिटी, जो हमारा एनवायरमेंट है वो डिग्रेड करेगा, ज़रूर करेगा, और जो पानी है उसकी कमी भी होगी। तो वाटर स्कैरसिटी जो है, इट इज पॉसिबली टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंक्रीज्ड डिमांड कपल्ड विद श्रिंकिंग सप्लाईज ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन एंड पॉल्यूशन। तो यहां पर जो वाटर स्कैरसिटी है, ये सबसे बड़ा एक चुनौती रहेगी, सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, और दो कारणों से। पहला तो क्या है कि इसकी जो डिमांड है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, तो इसकी डिमांड जो है वो तो बढ़ती ही जाएगी, तो इंक्रीज डिमांड तो होगी। और दूसरा क्या है कि जो इसके सोर्स हैं या जो इसकी सप्लाईज वगैरह है वो घटती चली जाएंगी, वो श्रिंक करती चली जाएंगी। और क्यों होगा ऐसा? वो होगा ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो यहां पर आप समझ जाइए कि वाटर जो स्कार्सिटी होगी उसके दो कारण बताए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, अब देखिए आपको इस तरीके से ही नोट्स वगैरह बनाते रहने चाहिए। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी क्यों होगी मैं बता रहा हूं, दो कारण है। पहला तो यह है कि जो इसकी डिमांड है, यानी कि डिमांड इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जो इसकी सोर्स है या जो इसकी सप्लाई है, सप्लाई विल डिक्रीज। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई डिक्रीज करेगी। और सप्लाई क्यों डिक्रीज करेगी? ड्यू टू, फिर से दो पॉइंट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, और दूसरा है पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स जो है आप चाहे तो बुक में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपनी कॉपी में वगैरह में लिखते रहा करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट जो है वो साथ के साथ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
वाटर जो है, वाटर क्या है, एक साइक्लिक रिसोर्स है। हमें पता है कि एक वाटर साइकिल होती है, ठीक है, कि किस तरीके से जो वाटर है वो हमारा इवेपोरेशन के जरिए, जो वाटर बॉडीज होती है उनके इवेपोरेशन के जरिए वो ऊपर उठता है, क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, उसके बाद वो पानी जो है रिवर्स में जाता है, या फिर अगर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता है तो वो बर्फ जो है बाद में ग्लेशियर्स वगैरह का फॉर्म लेके पिघलती है, फिर वो नदियों के थ्रू जो है वाटर बॉडीज, मतलब बड़ी जो वाटर बॉडीज है, ओशियंस है, सीज है, वहां पर आता है, फिर से इवेपोरेट होता है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके साइकिल जो है वो चलती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस है इज कवर्ड विद इट, यानी कि जो पूरे के पूरे ग्लोब का, जो पूरे के पूरे धरती का 71% एरिया है, सरफेस है अर्थ का, वो पानी से ढका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फ्रेश वाटर कंस्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर, यानी कि जितना भी टोटल पानी है उसका सिर्फ 3% ही जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि उसका हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो है वो सलाइन वाटर है, उसका यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब यूज कर सकते हैं लेकिन एज सच जनरली उसका यूज नहीं कर सकते, उसको फिर टेक्नोलॉजी लगा के उसमें उसका डिसैलिनेशन वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। उस वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्या कहेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता, ठीक है, बहुत महंगा पड़ता है वो। इनफैक्ट अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। उसके बाद भी जो ये फ्रेश वाटर 3% है, इसका भी कुछ स्मॉल प्रपोर्शन है जो इफेक्टिव यूज के लिए रहता है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को पता है कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या है, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह है, ठीक है, ग्लेशियर्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। अब ग्लेशियर्स का आप यूज तो नहीं कर सकते पानी का, ठीक है, जब तक वो पानी बेसिकली पिघल के आपका रिवर्स में नहीं आएगा, आपके वाटर सप्लाई में नहीं आएगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो भी सारा का सारा अवेलेबल टू यूज नहीं है, ठीक है। सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या सारा का सारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है फॉर यूज, तो आपका जवाब होगा नो, सारा का सारा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें से भी कुछ वाटर इस तरीके का है फ्रेश वाटर में से भी जिसको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद भी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है वो ओवर स्पेस एंड टाइम वेरी करती है, यानी कि हर जगह पर, हर स्पेस पर बराबर नहीं है और हर टाइम में भी बराबर नहीं है। द टेंशंस एंड डिस्प्यूट्स ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्सेज आर बिकमिंग कंटेस्टेड इश्यूज अमंग कम्युनिटीज, रीजन्स एंड स्टेट्स। तो बेसिकली ये जो स्कार्स रिसोर्सेज है, यानी कि जो रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा स्कार्स हैं, बहुत ज्यादा कम है, इनको लेकर, इनके शेयर को लेकर, इनके कंट्रोल को लेकर जो है वो टेंशंस एंड डिस्प्यूट्स जो है वो अलग अलग रीजन के बीच में, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग राज्यों के बीच में देखने को हमेशा मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पिछले साल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ था, मतलब 1-2 साल पहले, दैट वाज द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। जो कावेरी नदी है उसका वाटर डिस्प्यूट का मुद्दा हुआ था बिटवीन योर तमिलनाडु, केरला वगैरह के बीच में, कि कहां से पानी आएगा और किस रिवर को कितना पानी, मतलब किस स्टेट को, किस रीजन को, किस स्टेट को कितना ज्यादा पानी मिलेगा, वो सब चीजें, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो लड़ाइयां होती रहती हैं, और इसका मेन मुद्दा या मेन जो इसके पीछे कारण है वो यही है कि ये जो रिसोर्स है वो काफी ज्यादा स्कैर्स हो रहा है, काफी ज्यादा कम हो रहा है। The assessment, efficient use and conservation of water therefore become necessary to ensure development, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि इसका असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसका जो यूज है वो एफिशिएंट होना चाहिए और पानी को बचाया भी जाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी होना जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इट्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहां पर कितना अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेक्टोरल यूटिलाइजेशन, यानी कि किस सेक्टर में कितना ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, और क्या इसके मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रहेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन यहां पर दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में जल संसाधन की क्या स्थिति है वो देखते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है कि विश्व का जितना भी टोटल सरफेस एरिया है उसमें से इंडिया कितना है, 2.45%। 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज एंड अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब जो जितना भी वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स है उसमें से 4% इंडिया में है, लेकिन पॉपुलेशन आप देखिए कितनी ज्यादा है, 16%, यानी कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 16% जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। The total water available from precipitation in the country in a year is about 4,000 cubic meter, ठीक है, 4,000 cubic kilometer, cubic kilometer is the unit of, किसकी यूनिट होती है cubic kilometer? It is the unit of volume, ठीक है, ये वॉल्यूम की यूनिट है, that is किलोमीटर क्यूब, या इसको क्यूबिक किलोमीटर भी लिखते हैं ऐसे, ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर, ठीक। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो टोटल पानी अवेलेबल है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, अब वो प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया किस तरीके का हो सकता है, बारिश से भी हो सकता है, स्नोफॉल वगैरह भी हो सकता है, तो इट इज ऑल द फॉर्म्स ऑफ
प्रेसिपिटेशन, जो टोटल पानी अवेलेबल है इसके थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू, वो इतना है लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर। द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर, लेकिन इसमें से सिर्फ 60% ही जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, इसलिए द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री इज ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, जो टोटल यूटिलाइज करने योग्य है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज की। देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के 4 सोर्सेज हैं। क्या क्या है देखिए, नदियां हैं, तालाब है, पॉन्ड है और टैंक्स है। इन कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स। देखिए इतनी सारी रिवर्स हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज है जो 1.6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, यानी कि यहां पर कुल मिला के 10,360 के आसपास नदियां हैं जिनका लेंथ जो है, जो लंबाई है, वो 1.6 किलोमीटर से ज्यादा है। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 1869 किलोमीटर। ठीक है, रिवर बेसिन बेसिकली वो होता है जितने एरिया को रिवर ड्रेन कर रही है, मतलब जितने एरिया से रिवर पास कर रही है, ड्रेन कर रही है, दैट इज नोन एज योर रिवर बेसिन। ठीक है, however due to topographical, hydrological and other constraints only about 690 cubic kilometer, that is 32% of the available surface water can be utilized। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास अवेलेबल है उसको भी हम सारा का सारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है, मतलब इस तरीके की जगह है जहां से हम पानी को फेच नहीं कर सकते। हाइड्रोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स है, तो उसकी वजह से सिर्फ 32% यानी कि कुल मिला के 690 क्यूबिक किलोमीटर जो सरफेस वाटर है अवेलेबल है, उसमें से हम केवल इतना ही जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर फ्लो इन द रिवर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया जो वर्ड है, जो लोग हमारा जो क्लास 11th का कोर्स है, ठीक है, यहां पर बुक का नाम भी दिया गया, देखिए इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो इसको कवर कर रहे हैं उसमें एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज आई थिंक चैप्टर नंबर 3। यस, चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज के ऊपर। वहां पर ये चीजें बड़े अच्छे से समझाई गई है कि कैचमेंट एरिया वगैरह क्या है। फिलहाल लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कैचमेंट एरिया बेसिकली वो एरिया होता है कि जितने एरिया से नदी में पानी आता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई इस तरीके से पहाड़ है, ठीक है, यहां पर कोई पहाड़ है, यहां पर कोई पहाड़ है और यहां से कोई नदी बह रही है इस तरीके से, तो इस पहाड़ में जितनी भी बारिश होगी, इस पहाड़ में जितनी बारिश होगी, तो उसका सारा का सारा पानी कहां आएगा, बह के यहीं आएगा। ठीक है, कुछ तो ग्राउंड वाटर बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी यहीं पर आएगा। ठीक है, तो इस नदी का जो कैचमेंट एरिया होगा, वो जितना भी ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, या जहां जहां से भी इस नदी में पानी आ रहा है, दैट बिकम्स इट्स कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया है, वाटरशेड वगैरह है, वाटर डिवाइड वगैरह है, क्या होते हैं ये सारे के सारे टर्म्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस बुक के चैप्टर 3 में जाके, दैट इज ऑन ड्रेनेज, कौन सी बुक है ये, कौन सा कोर्स है, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, इसमें जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर फिर सारी चीजें हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको कैचमेंट एरिया क्या होता है वो समझा दिया कि जितने भी एरिया से पानी जो है वो उस नदी में आ रहा है, दैट बिकम्स द कैचमेंट एरिया ऑफ दैट रिवर। ठीक है, चलिए यहां पर आगे लिखा भी गया है कि यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th टेक्स्ट बुक दैट प्रेसिपिटेशन इन इंडिया हैज वेरी स्पेशल वेरिएशन एंड इट इज मेनली कंसंट्रेटेड इन द मानसून सीजन। हमने वहां पर यह बात की है, ठीक है, कि इंडिया में जो पानी है, ठीक है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन, क्योंकि मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रेन ही होता है। स्नोफॉल तो कहीं कहीं पर जो हिमालयाज वगैरह है वहां पर होता है सिर्फ, ठीक है, बाकी जगह पर पूरा रेन होता है। तो लेकिन हमने ये बात की है कि जो रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ मानसून सीजन में ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी तो कहीं मतलब थोड़ा बहुत लोकल रेन्स वगैरह होती है, लेकिन मेजर रेनफॉल है वो इंडिया में सिर्फ मानसून के टाइम पर होता है। यानी कि वो कैसे वेरी कर रहा है, स्पेशल वेरिएशन तो उसका है ही है, क्योंकि अगर वो मानसून के टाइम पर भी हो रहा है तो हर जगह पर बराबर नहीं होगा। ठीक है, और उसका वेरिएशन आप कह सकते हैं कि सीजनल वेरिएशन भी है, यानी कि टाइम के हिसाब से भी है और जगह के हिसाब से भी है। ठीक, यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन द टेक्स्ट बुक दैट सम ऑफ द रिवर्स इन द कंट्री, कुछ नदियां हैं जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, इनका जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, given that precipitation is relatively high in the catchment areas of the Ganga, Brahmaputra and the Barak rivers, these rivers although account for only about 1/3 of the total area in the country have 60% of the total surface water resources। ठीक है, तो जो ये नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बराक है और आपका इंडस है, इनका क्या है कि जो एक कैचमेंट एरिया है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैचमेंट एरिया जो है वो इनका बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब इनके कैचमेंट एरिया में पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये केवल 1/3 जो एरिया है, अगर हम पूरा लैंड एरिया की बात करें तो ये सिर्फ देश के 1/3 एरिया से बहती है, लेकिन जो टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स है इसमें कितना है इन नदियों में, 60%। ठीक है, तो इन नदियों का कितना ज्यादा महत्व है ये आप
यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैज बीन हार्नेस्ड। इस पानी का हम लोगों ने यूज किया है, इन नदियों के पानी का, लेकिन अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो नहीं यूज हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से आप एक चीज पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आपसे मैं एक स्टेटमेंट, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं, ये सवाल वैसे आप लोग नहीं जवाब दे पाएंगे, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। इस स्टेटमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज हार्नेस की गई है। यहां पर क्या लिखा गया है कि मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैज बीन हार्नेस्ड, लेकिन बट इट इज येट टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो ये नदियां दी गई हैं साउथ वाली, यहां पर क्या होगा कि जो डैम्स होते हैं, ठीक है, डैम्स विल बी मोर। क्यों? क्योंकि इनका पानी ज्यादा हार्नेस किया गया है, ठीक है। और अगर आप गंगा नदी में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र में देखेंगे तो नंबर ऑफ डैम्स विल बी लेस, ठीक है। नहीं होते नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डैम्स विल बी लेस इन कंपेयर टू योर साउथ इंडियन रिवर्स, ठीक है, क्योंकि डैम्स वगैरह बना के उसका पानी जो है वो हार्नेस किया जा सकता है, या चाहे आप उसका यूज इरिगेशन के लिए करें, चाहे आप उसका यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए करें, लेकिन उसके लिए डैम्स बनाना बहुत जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो इतने स्टेटमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो डैम्स है साउथ इंडियन रिवर्स में ज्यादा होंगे और जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है इनमें डैम्स जो है वो कम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अभी तो हमने बात करी थी सरफेस वाटर की। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में क्या है, देखिए, द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है जो पानी अंदर चला जाता है, जिसको जैसे हम हैंडपंप वगैरह से यूज करते हैं, बोरवेल वगैरह से, ट्यूबवेल वगैरह से यूज करते हैं, दैट इज योर ग्राउंड वाटर, ठीक है। The level of groundwater utilization is relatively high in the river basin lying northwestern region and parts of the South India, ठीक है। वहां पर जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा है। The groundwater utilization is very high in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu. However, there are states like Chhattisgarh, Odisha, Kerala, etc. which utilizes only a small proportion of their groundwater potentials, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, यहां पर तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर का, और बाकी कुछ स्टेट्स है जैसे कि छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, केरला, यहां पर जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है, मतलब वो जितना भी है उसका यूज बहुत कम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, यहां पर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स का यूज हो रहा है वो मॉडरेट रेट पे है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और ना ही बहुत कम यूज हो रहा है। If the present trend continues, the demands for water would need the supplies, and such situation will be detrimental to the development and can cause सोशल अपहीवल एंड डिसरप्शंस, ठीक है। तो यहां पर यही बात की गई है कि अगर ट्रेंड बढ़ेगा, प्रेजेंट ट्रेंड बढ़ने का मतलब है, मतलब कंटिन्यू करने का मतलब है कि जो डिमांड वगैरह है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि डिमांड अगर ज्यादा बढ़ती जाएगी तो हमें क्या करना है कि हमें सप्लाई का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सप्लाई ज्यादा इससे ज्यादा होगी नहीं। वाटर इज अ रिप्लेनिशेबल सोर्स या वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, वो जितना है लगभग इतना ही रहेगा। और साथ ही के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसके जो सोर्सेज हैं वो घटने ही हैं, ठीक है। इसीलिए वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो पैदा हो रही है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पानी का कभी भी आप लोग जो है दुरुपयोग ना करें, जितनी जरूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें और कभी भी पानी की बर्बादी या दुरुपयोग ना करें, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं लगून्स एंड बैकवाटर्स की। इंडिया हैज अ वेरी वास्ट कोस्ट लाइन एंड द कोस्ट इज वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट्स। इंडेंटेड का मतलब होता है खुरदुरा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लेन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, खुरदुरा है। ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ लगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड, काफी सारे लगून्स एंड लेक्स वगैरह वहां पर बन चुके हैं। द स्टेट्स लाइक केरला, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन दीज लगून्स एंड लेक्स, ठीक है। जो स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि केरला है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहां पर काफी ज्यादा सरफेस वाटर है इन द फॉर्म ऑफ दीज लगून्स एंड लेक्स, ठीक है। ऑल द वाटर इज जनरली ब्रैकिश, अब वो समुद्र का पानी है तो होना तो खा रही है, ब्रैकिश होगा वो, ठीक है। तो इसलिए उसका यूज किस लिए किया जाता है, पानी पीने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते, उसका यूज हम करते हैं फिशिंग के लिए या फिर इरिगेशन ऑफ सर्टेन वेराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप्स, यानी कि मतलब जो धान की कुछ वेराइटीज हैं उसकी खेती करने के लिए उसका यूज करते हैं, उसकी इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। और कोकोनट वगैरह जो है वो इस तरीके के पानी में जो सलाइन वाटर होता है वहां पर कोकोनट जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली जो कोकोनट ट्रीज वगैरह होते हैं वो कोस्टल रीजन्स में ही पाए जाते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि उसके लिए जो ब्रैकिश वाटर है, जो सलाइन वाटर है, उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी यहां पर आप कोई भी और पेड़ जनरली अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे वहां पर तो वो नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन।
इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी। ये तो हम हर सब्जेक्ट में कर रहे हैं, हमने इस सब्जेक्ट में भी की है, इकोनॉमी के सब्जेक्ट में भी अपने बात की है कि इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है, एक एग्रेरियन देश है, और यहाँ की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर है, ठीक है। Hence, development of irrigation to increase agricultural production has been assigned a very high priority in the 5-year plans and multi-purpose river valley projects जैसे कि वाकला नंगल है, हीराकुड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा हैव बीन टेकन अप, ठीक है। तो बेसिकली अब जब हमें पता है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और देश की देश की जो जनसंख्या है, ठीक है, उसका लगभग 2/3 जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर ही निर्भर है। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन करना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, जो पैदावार है, वो बढ़ाई जा सके। इसीलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो था वो जो हमारे 5 ईयर्स प्लान थे, ठीक है, 5 ईयर प्लान में जो थी वो हाई प्रायोरिटी पे था, ठीक है। और इसीलिए हमने काफी सारे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश किए हैं, सेटअप किए हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल है, हीराकुंड है, दामोदर वैली है, नागार्जुन सागर है, इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है। बाद में हम इन लोगों को अपने कभी पूरे के पूरे एक बार डैम्स का भी हम लोग चीजें समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जितने यहाँ पर एटलीस्ट दिए गए हैं आप लोगों की बुक में, उनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के ऊपर है और कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो ये चीजें प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डैम्स जो है वो किस रिवर के ऊपर है और किस स्टेट में है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसको बता सकते हैं, ठीक है, कि हमने ये चीज नोट डाउन कर ली है, और आप बता दीजिएगा जो भी यहां पर ये डैम्स लिखे गए हैं एटलीस्ट इनके तो कम से कम, ठीक है, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी कैनाल, कि कौन से स्टेट में है और कौन सी नदी के ऊपर ये चीजें जो है वो बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। इनफैक्ट इंडियाज वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज डोमिनेटेड बाय इरिगेशनल नीड्स। इस समय जितनी भी ज्यादा डिमांड है, मतलब ओवरऑल जितनी भी डिमांड है, उसमें से मैक्सिमम डिमांड जो है वो इरिगेशन के लिए ही है, ठीक है, सिंचाई के लिए ही ज्यादा डिमांड है। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ दी सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। जितना भी सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन है या ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है, उसका ज्यादातर किसके लिए हो रहा है? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। It accounts for 89% of the surface water and 92% of the ground water utilization। यानी कि सरफेस वाटर का 89% यानी कि 89% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, और ग्राउंड वाटर का 92% यानी कि 92% जो है वो भी एग्रीकल्चर के लिए ही यूज हो रहा है, ठीक है। While the share of industrial sector is limited to 2% of the surface water utilization and 5% of the groundwater, the share of domestic sector is higher, 9% in the surface water utilization as compared to the ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है सरफेस वाटर में 2% है और ग्राउंड वाटर में 5% है, तो काफी कम है एज कंपेयर टू 89 एंड 92। आप देख सकते हैं काफी कम है, ठीक है। और डोमेस्टिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज 9% के आसपास है सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन में, और वो ग्राउंड वाटर से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टोटल वाटर यूटिलाइजेशन इज मच हायर देन अदर सेक्टर्स। वो तो हम देख ही पा रहे हैं, ठीक है, कि डोमेस्टिक यूज में भी सिर्फ 9% के आसपास है, इंडस्ट्रियल में भी सिर्फ 2%, 5% के आसपास है, और ये जो है कुल मिला के 80-90% के आसपास है, ठीक है, 90% से भी ज्यादा। However, in future, with development, the shares in industrial and domestic sectors in the country are likely to increase। अब जैसे जैसे बात हमने इकोनॉमी के कोर्स में भी अपनी की है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, कंट्री जो है वो डेवलप की तरफ बढ़ेगी। अभी तो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे जैसे हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है सेक्टर वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो बढ़ेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल वगैरह जो है वो ग्रोथ करेंगी तो हमारा जो वाटर का शेयर है वो भी इंडस्ट्रियल की तरफ और डोमेस्टिक सेक्टर की तरफ को शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर में पानी का यूज है क्या? सिर्फ सिंचाई करने के लिए ही है। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्परल वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल इन द कंट्री। हमने बात की है कि पानी जो है देश में वो स्पेशल वेरिएशन भी है और टेम्पोरल यानी कि समय के साथ भी वेरी करता है और जगह के साथ भी वेरी करता है, कि ना तो हर जगह पर पानी बराबर है और ना ही हर समय पर पानी बराबर है, ठीक है। द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्राउट प्रोन। तो काफी सारे रीजन्स इंडिया के ऐसे हैं जो जहां पर बारिश कम होती है, ठीक है, और जो ड्राउट प्रोन है यानी कि जो सूखाग्रस्त है, वहां पर सूखा पड़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पर ऐसे एरियाज हैं। विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बात हमने कर चुके हैं, क्योंकि यहां पर जो ज्यादातर पानी होता है, मैंने आपको बताया है, वो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं रेनी सीजन या जो बरसात का समय है वहां पर। बाकी समर में आप देख लें वहां पर ज्यादातर पानी नहीं होता है,
ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं है। सेम विंटर के टाइम पे भी बारिश नहीं होती तो विंटर में भी पानी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हेंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट एश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो इसलिए अगर आपको ड्राई सीजन में बेसिकली अगर खेती करनी है, कृषि करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, तो उसके लिए आपको एश्योर्ड इरिगेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि पानी बारिश के थ्रू तो है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, और मतलब कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यहां पर बारिश जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक कंडीशन हमने पढ़ी है, ब्रेक इन द मानसून। ब्रेक इन द मानसून का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द मानसून सीजन अगर मान लीजिए कुछ दिनों के लिए बारिश नहीं होती है, उसके पीछे क्या कंडीशन है क्या नहीं है, वो फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि क्लास 11th की जो बुक है उसका जो चैप्टर है नंबर 4 ऑन क्लाइमेट, जिसमें हमने 8 पार्ट में उस चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। पूरा का पूरा मानसून बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस किया गया है, तो जिसको जरूरत है वो जाके वहां से पूरा मानसून का मैकेनिज्म वगैरह समझ सकता है, ठीक है। फिलहाल ब्रेक इन द मानसून का मतलब ये होता है कि अगर बारिश के टाइम पर, यानी कि जो मानसून सीजन चल रहा है उसमें कुछ दिनों के लिए अगर बारिश नहीं होती है तो दैट इज नोन एज द ब्रेक्स इन द मानसून, ठीक है। और या फिर अगर उसका फेलियर हो जाता है तो उससे क्या है कि ड्राई स्पेल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा क्या है, डेट्रीमेंटल है, यानी कि हानिकारक है, उससे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद बात है कि वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप्स आल्सो मेक्स इरिगेशन नेसेसरी। जैसे कि कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनके लिए पानी की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, और सिर्फ बारिश पर निर्भर करके उनकी जो वाटर नीड है वो पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि राइस है, शुगर केन है, जूट है, इनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है और इट कैन ओनली बी मेट थ्रू इरिगेशन। तो इनके लिए इरिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकती है अगर आपकी इरिगेशन हो रही है तो, या फिर आपके पास इरिगेशन का अगर प्रोविजन है तो, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए जैसे हमने बात करते हैं, हमारे पास टाइप ऑफ क्रॉप होती है, हमने पिछले चैप्टर में भी बात की है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है, और हमारे पास दूसरी क्रॉप का जो सीजन होता है दैट इज योर राबी क्रॉप, ठीक, और तीसरा भी एक सीजन होता है जनरली कहीं कहीं पर दैट इज जायद, ठीक। अब खरीफ का जो सीजन है ये तो मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर होता है। अब मान लीजिए साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर तो आपने खरीफ की आपने फसल उगा दी। अब जहां पर मान लीजिए इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहां पर आप राबी के टाइम पर क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि राबी के टाइम पर बारिश तो होनी नहीं है। राबी इज योर विंटर सीजन वाला जो टाइम होता है उसमें, ठीक है, मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद वाला। तो वहां पर अगर इरिगेशन नहीं होगा तो आप इस समय पर क्या है कि क्रॉपिंग नहीं कर सकते। तो जो जमीन, अब किसान के पास जमीन है तो उसने खरीफ के फसल तो वहां पर उगा दी क्योंकि उसके पास पानी है साउथ वेस्ट मानसून का। अब राबी के फसल में वो क्या करेगा, अपना खेत खाली थोड़ी छोड़ेगा, ठीक है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी होगी तो वो वहां पर उसको भी वहां पर राबी की क्रॉप भी जो है वो उगा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि अगर इरिगेशन का प्रावधान है तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो की जा सकती है, यानी कि खरीफ के सीजन में भी आप फसल उगा सकते हैं, राबी के सीजन में भी उगा सकते हैं, जायद के सीजन में भी उगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया है कि इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देन अनइरिगेटेड लैंड। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस लैंड में इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है वो वहां की क्या होगी, ज्यादा होगी। फर्दर द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई विच इज मेड पॉसिबली ओनली बाय अ डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। ये सारी की सारी बात जो है फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं घूम फिर के अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के ऊपर, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि HYV सीड्स का यूज किया गया था, दैट वाज योर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और HYV सीड्स को यूज करने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एक्सेस वाटर की, पानी की जरूरत ज्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि अगर हम HYV सीड्स का यूज कर रहे हैं और पानी की अगर ज्यादा जरूरत है तो वो पूरी तभी हो सकती है जब हमारे पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हो, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा गया कि दैट इज व्हाई ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री हैज लार्जली बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों से अगर ये सवाल पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो शुरुआती समय में, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ था और शुरुआती समय में वो कुछ ही रीजन्स में जो था वो सीमित रह गया था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सारे के सारे आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा थी और इरिगेशन से ज्यादा पानी मिलेगा और ज्यादा पानी की जरूरत जो है वो HYV सीड्स के लिए जरूरत थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया इज अंडर इरिगेशन, ठीक है। यहां का जो 85% नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया का मतलब मैंने आपको बताया कि जो टोटल एरिया होता है जिसके ऊपर फसल उगाई जाती है, एक्चुअल एरिया, ठीक है, उसको बोला जाता है नेट सोन एरिया, वो इरिगेशन के अंडर में है। Wheat and rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. Of the total net irrigated area, 76.1%
in Punjab and 51.3% in Haryana are irrigated through wells and tube wells. ठीक है, तो किस तरीके से इरिगेशन किया जाता है और नेट इरिगेटेड एरिया में भी कहां से पानी आता है ये यहां पर दिखाया गया है कि पंजाब का 76.1% और हरियाणा का 51.3% जो है वो पानी मिलता है वेल से और ट्यूब वेल से। ये इरिगेशन है, ठीक है, बारिश की बात नहीं हो रही है यहां पर। आगे देख लीजिए, दिस शोज दैट दीज स्टेट्स यूटिलाइज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल विच हैज रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन दीज स्टेट्स। अब ये कुएं का पानी है, ट्यूबवेल से पानी है, मैंने आपको बताया कि ये पानी कहां से आएगा, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी है वो निकाल रहे हैं हम, ट्यूबवेल से है चाहे वेल से है। तो इस वजह से क्या है कि अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 76% पानी जो है वो इन सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है, पंजाब में। अगर आप हरियाणा में बात करें तो 50% से ज्यादा यहां भी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ग्राउंड वाटर का क्या हो रहा है, ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इस वजह से इन स्टेट्स का जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो यहां पर होगा, यानी कि यहां का जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम यहां से ज्यादा पानी जो है हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यूज कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए, द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैड लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल इन दीज स्टेट्स। उसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। अगर हम ज्यादा पानी बाहर निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाएगा। इनफैक्ट ओवर विड्रॉवल इन सम स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड महाराष्ट्र हैज इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर and this practice has led to increase in concentration of arsenic in parts of Bengal and Bihar। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि कुछ राज्य यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र और राजस्थान है, यहां पर हमने क्या करा है कि बहुत ज्यादा जो है वो पानी बाहर निकाल दिया है, ठीक है, जो मतलब इसका यूज कर लिया ग्राउंड वाटर का। तो इसलिए यहां पर क्या है कि पानी में जो है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है, जो बचा हुआ पानी है, उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इन द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल, यहां पर क्या है कि आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर पानी ज्यादा होगा तो फिर ये पानी में घुला रहेगा। लेकिन हमने क्या करा है कि ज्यादा पानी बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम बात करें, इसकी अमाउंट अगर आप कहेंगे तो फिक्स है, अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। आप ये ना समझे कि फ्लोराइड कहां से आएगा, आर्सेनिक कहां से आएगा, ठीक है, ये आएगा कहीं से नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन इसकी अगर हम बात करें पर वाटर के अकॉर्डिंग, यानी कि वाटर की सप्लाई के अमाउंट, या हम बात करें कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर के करस्पॉन्डिंग जो है वो ऑफ H2O जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले मान लीजिए क्या था कि वहां पर 1000 लीटर पानी था, ठीक है, मान लीजिए आपका 1 किलो फ्लोराइड है, 1 किलो फ्लोराइड आपका पहले था 1000 लीटर पानी में, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें से हमने 500 लीटर पानी जो है वो बाहर निकाल दिया। तो अब हमारे पास ये फ्लोराइड तो इतना ही बचा है 1 किलो, लेकिन अब ये सिर्फ 500 लीटर पानी में है। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है। ये आपको समझना है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि फ्लोराइड कहां से बढ़ जाएगा और आर्सेनिक कहां से बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा बात हम और कर लेते हैं इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स को लेकर। दी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्विंडलिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। ड्विंडलिंग का मतलब होता है डिक्लाइन करना, कम होना, ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए कितनी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बराबर है, वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। The available water resources are also getting polluted with industrial, agricultural and domestic effluents, and this in turn is further limiting the availability of usable water resources। वही बात है कि दोनों चीजें यहां पर समझा दी गई है जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी कम हो रही है, और दूसरी चीज क्या है कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ये हम लोग पानी का जो है, जो मतलब वाटर रिसोर्सेज है, वहां पर इन चीजों को हम लोग डाल रहे हैं वेस्ट। उससे क्या है कि जो वाटर है, वाटर रिसोर्सेज हैं, वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, और उनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेज है वो काफी कम हो रही है, लिमिटेड रह रही है, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज की बात और कर लेते हैं, बाकी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, जो वाटर की क्वालिटी है, जो पानी की गुणवत्ता है, उसमें डिटोरिएशन हो रहा है, यानी कि वो खराब हो रही है। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है कि पानी कितना शुद्ध है, प्योरिटी ऑफ वाटर, और उसमें फॉरेन सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस जो है वो नहीं होने चाहिए। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। इनकी सबकी वजह से क्या है कि पानी जो है वो पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है। सच मैटर्स डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। तो अगर ये सारे के मैटर्स इसमें होंगे तो इससे क्या है कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डिटोरिएट होगी और ह्यूमंस यूज के लिए वो फिट नहीं रहेगी।
When toxic substances enter lakes, streams, rivers, oceans and other water bodies, they get dissolved or lie suspended in water. ठीक है, अगर तो वो डिजोल्व मतलब सॉल्यूबल अगर होगा, अगर इस तरीके की जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, जो फॉरेन मेटल्स हैं, अगर वो सॉल्यूबल होंगे पानी में तो वो उसमें घुल जाएंगे, ठीक है, और अगर वो सॉल्यूबल नहीं होंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि वो उसी में जो है वो सेटल हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि उसमें पूरी तरीके से वो घुले हुए नहीं होंगे, ठीक है. दिस रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर whereby the quality of water deteriorates affecting the aquatic system. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर नदियों में पानी में अगर पॉल्यूशन है, स्ट्रीम्स में है, ओशियंस में है, तो वहां पर क्या होगा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दोनों को इससे नुकसान पहुंचेगा, ठीक है. एंड समटाइम्स दीज पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर. और कभी कभी क्या होता है कि ये पानी जो है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, ये सीप करेगा, मिट्टी के अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, तो उससे जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा. The Ganga and the Yamuna are the two highly polluted rivers in the country. तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये वैसे नहीं है, नेचुरली ये पॉल्यूटेड नहीं है, लेकिन इनके पीछे पॉल्यूशन का जो है वो ह्यूमंस का सबसे बड़ा रोल है कि हमने इन नदियों का ध्यान नहीं दिया है. इसमें हम लोग अपना जो वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, वो हमने यहाँ पर काफी ज्यादा डाला है और इसकी वजह से ये जो नदियां हैं काफी ज्यादा गंदी या पॉल्यूटेड हो गई है. ठीक है, चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं. अगले पार्ट में हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन वगैरह को लेकर बात है उसके बारे में बात अगले लेक्चर में करेंगे. तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 10 लोगों तक. और बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो. ठीक है, बाकी अपने कमेंट्स वगैरह करते रहें, अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाते रहें, और डाउट्स वगैरह हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह है तो जरूर पूछिए. फीडबैक भी आप लोग अपना जरूर देते रहिए कि आप लोगों को कोर्स किस तरीके का लग रहा है. बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं. और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी दैट इज okul.co@gmail.com का भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.